आज पूरे दिन इसी बात की चर्चा हुई कि संसद का विशेष सत्र तो शुरू हो गया। भाई सब इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी विशेष सत्र में क्या करने वाले हैं, लेकिन पीएम मोदी इस विशेष सत्र में क्या स्पेशल करने वाले हैं वो अभी तक किसी को पता नहीं चला है। शाम से क्या कहिए, जब से मोदी जी बोल के हटे संसद में, उसके बाद से फोन की घंटियां बज रही हमारी। सब एक दूसरे से, पत्रकारों से पूछ रहे हैं कि भैया तुमको पता चला क्या होने वाला है, तुमको पता चला क्या होने वाला है। सब अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। पीएम अक्सर लोगों को सरप्राइज करते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन इस बार का सरप्राइज क्या है कि ऐसा सरप्राइज कि जिसके लिए विशेष सत्र बुला लिया गया, यह पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक को क्या, पत्रकारों को भी समझ में नहीं आ रहा, नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा, इंडी गठबंधन को भी समझ में नहीं आ रहा, और इसीलिए वो इधर से उधर तीर चला रहे हैं। कभी वन नेशन वन इलेक्शन पे बोलने लगते हैं, कभी महिला आरक्षण पर बोलने लगते हैं, लेकिन चर्चा इसकी हर तरफ है। इतना ही नहीं, शाम को 1.5 घंटे कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है, जिसके बाद सस्पेंस और बढ़ गया खत्म होने के बजाय कि आखिर पीएम मोदी के मन में चल क्या रहा है। क्योंकि अमूमन कैबिनेट की जब मीटिंग होती है तो उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग होती है, मतलब पत्रकारों को बताया जाता है कि भैया हमने अंदर क्या चर्चा की। अब आज का कमाल देखिए, कैबिनेट की मीटिंग 1.5-2 घंटे चली और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग ही नहीं हुई। अब हम लोग पत्रकार और सस्पेंस में कि भैया ये क्या है, क्या अंदर हुआ ऐसा कि कोई बताने को तैयार नहीं। पीएम मोदी क्या करने वाले हैं इसके बारे में कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन क्या करने वाले हैं पीएम, इसका हिंट उन्होंने सुबह दिया था। इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि कल का दिन देश के लिए कितना ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि कल पुरानी संसद से नई संसद में प्रवेश होने जा रहा है। कल गणेश चतुर्थी भी है, जो विघ्नहर्ता माने जाते हैं गणेश जी, उनके लिहाज से नई संसद अगर उसी दिन, गणेश चतुर्थी के दिन उसमें काम शुरू होता है, तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि भाई इसका मतलब भारत के आगे बढ़ने में कोई विघ्न नहीं आएगा। इसलिए ऐसा विश्वास है कि इस शुभ दिन पर नई संसद में जब देश की कामों की नई शुरुआत होगी तो देश के रास्ते के सारे विघ्न हट जाएंगे। पीएम मोदी ने इसी आस्था और विश्वास की बात आज की भी है। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए, फिर आगे की बातें बता दूं। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा, और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है, लेकिन बहुत मूल्यवान है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कई बार उसके बीच में से आपको लाइनें पकड़नी थी। वो कह रहे हैं सत्र छोटा है लेकिन बहुत मूल्यवान है। लेकिन कल क्या होने वाला है, अब इसको लेकर चर्चा है। जो जानकारियां हैं आपको वो बता देता हूं कि कल सुबह 9:30 बजे पुरानी संसद भवन में सेंट्रल हॉल के सामने ग्रुप फोटो सेशन होगा। अभी जो आपको तस्वीर दिखा रहे थे वो उसी ग्रुप फोटो सेशन के लिए, एक बार वो तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये ग्रुप फोटो सेशन के लिए पूरा जो है अरेंजमेंट किया गया है, और सारे सांसद यहां बैठेंगे और यहां पर फोटो होगी कि भैया पुराने संसद को छोड़ के अब हम नई संसद में जा रहे हैं। तो एक यादगार फोटो हो जाएगी। फिर 11 बजे सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें संसद की ऐतिहासिक विरासत का भी उल्लेख किया जाएगा। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, पीएम और लोकसभा स्पीकर बोलेंगे। कार्यक्रम में नेता विपक्ष लोकसभा के और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा भी बोलेंगे। कुछ वरिष्ठ सांसद भी सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सेंट्रल हॉल का कार्यक्रम 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम के बाद सारे सांसद नई संसद भवन में चले जाएं। नई संसद में दोपहर 1:15 पर लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन इसके बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की है वो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरप्राइज क्या है। अब किसी को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है कि भाई नई संसद में जाएंगे, अंदर से कैसा दिखेगा, कैसा काम। नहीं भाई, लोग बैठे हैं कि क्या मोदी जी करने वाले।
वो कौन सा फैसला है जो पीएम करने वाले हैं और जिसके लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया। क्योंकि कयास तो बहुत लगाए जा चुके हैं, जब से स्पेशल सेशन की बात हुई तब से मुद्दों की अटकलें लगाई जा चुकी। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूसीसी बिल, कुछ लोग कह रहे हैं एक देश एक चुनाव, इंडिया भारत मतलब भारत नाम करने जा रहे हैं, जल्द चुनाव हो जाएगा, पीओके पर बड़ा ऐलान, ऐसी तमाम चीजें चल रही। अब जब यह सस्पेंस खत्म होने वाला है तो उससे पहले यह कयास लगाए जा रहे हैं कि विशेष सत्र में 2 प्रमुख बिल आ सकते हैं। मतलब अब इन कयासों के बीच में 2 और बिल का जिक्र आ गया। और ये जो 2 बिल हैं, ये 2 बिल कौन से आपको बता देता हूं। एक तो कहा जा रहा है कि हो सकता है सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आ जाए। और इसका मतलब क्या है, अभी आपको समझाऊंगा कि अगर यह बिल आता है तो इससे फायदा क्या होगा देश का। नहीं आ पाया तो क्यों नहीं आ पाया, कांग्रेस पार्टी तो यह मान के चल रही है कि भाई महिला आरक्षण बिल आया तो उन्होंने तुरंत ट्वीट भी कर दिया। और दूसरा कहा जा रहा है कि हो सकता है ओबीसी आरक्षण बिल सरकार ले आए। अब ये अपने आप में दोनों ही बिल जो हैं वो बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इनमें से कौन सा आने जा रहा है अभी किसी को कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इनमें से कोई एक बिल आ जाए। अब इनमें क्या होगा किसी को पता तो है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जानते हों या अब उनकी कैबिनेट जानती होगी। लेकिन जो भी होगा वो ऐतिहासिक होगा। इसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही कर दी। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का वो हिस्सा जिससे आपको शायद कुछ हिंट मिल जाए। ये सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं। और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बातों का हिंट तो दे दिया। एक कि ऐतिहासिक फैसले नई संसद में हो सकते हैं, और ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल अगर फैसला होगा तो कुछ तो बड़ा होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि रोने धोने का बहुत मौका मिलेगा विपक्ष, तो वो आगे कीजिएगा। इसका मतलब हो सकता है कुछ ऐसा होने जा रहा हो जिस पर विपक्ष फिर छाती पीटे। तो नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिल मजबूत करने के लिए कह दिया है कि थोड़ा दिल मजबूत करके रखिएगा और जो रोना धोना करना होगा वो बाहर बाद में कीजिएगा। अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष बेचैन है, उससे कई लोग ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल नई संसद में आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने इसी बेचैनी में आज दिन भर महिला आरक्षण के मुद्दे की बात की, जिसका मतलब यह था कि कहीं ये क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ले जाएं। लेकिन महिला आरक्षण बिल का इतिहास यह है कि यह बिल करीब 27 साल से संसद में लटका है। 1996 में देवेगौड़ा सरकार ने सबसे पहले महिला आरक्षण बिल पेश किया, लेकिन बिल पर खूब हंगामा हुआ और बिल को संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया, लेकिन फिर से संसद में काफी हंगामा हुआ और बिल लटक गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1999, 2002 और 2003 में महिला आरक्षण बिल को पास कराने की फिर कोशिश की, लेकिन राजनीति की वजह से बिल पास नहीं हो पाया। 2004 के चुनाव से ठीक पहले वाजपेयी सरकार ने कांग्रेस पर बिल को पास ना होने देने का आरोप लगाया और यह कहा कि सत्ता में आने के बाद वो फिर से इस बिल को पेश करेंगे, लेकिन वो सत्ता में नहीं आए 2004 में। इसके बाद 2004 में जब यूपीए की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने महिला आरक्षण बिल लाने का वादा किया। साल 2008 में यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण बिल को सीधे राज्यसभा में पेश कर दिया, जिससे बिल को फिर से लाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर राज्यसभा में बिल आता है तो मतलब यह है कि बिल को दोबारा नहीं लाना पड़ेगा अगर वो राज्यसभा से पास हो गया, यानी विधेयक समाप्त नहीं होते।
लेकिन 2008 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया। फिर 9 मार्च 2010 को महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन उसके बाद यह पिछले 13 साल से लटका हुआ है। अब आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि जब 2010 में महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हो गया तो फिर इसे लोकसभा में पेश क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई प्रक्रिया यही है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास कराना है। तो राज्यसभा में जब पास करा लिए यूपीए की सरकार वाले, तो फिर लोकसभा में क्यों नहीं पेश किए? जो लोग आज पहले ही बिना ये जाने कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले ही ट्विटर पे कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेने लग गई, जरा उनका इतिहास भी सुनिए। लोकसभा में यह बिल क्यों नहीं आ पाया यूपीए के जमाने में? इसका कारण यह था कि महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए किसी भी सदन में 2/3 बहुमत की जरूरत है। जब साल 2010 में यह बिल राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में वोटिंग के दौरान बिल के समर्थन में 186 वोट पड़े और विरोध में मात्र 1 वोट पड़ा। 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस को बीजेपी, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों का साथ मिल गया, लेकिन मामला फंसा लोकसभा में। तब लोकसभा में यूपीए को बाहर से समर्थन दे रही पार्टियां जैसे आरजेडी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी बिल के तत्कालीन स्वरूप के विरोध में थी। यूपीए को बाहर से समर्थन देने वाली बीएसपी ने राज्यसभा में भी बिल का बहिष्कार किया था। हंगामा करने पर आरजेडी और समाजवादी पार्टी के सांसदों को मार्शल ने बाहर निकाल दिया था। राज्यसभा से जैसे ही बिल पास हुआ तो आरजेडी, समाजवादी पार्टी ने समर्थन वापस लेने की धमकी दे डाली कि हम तो सरकार ही गिरा देंगे, जाओ। क्योंकि दोनों पार्टियां यह चाहती थी कि महिलाओं को दिए जा रहे आरक्षण में पिछड़े वर्ग और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। वही पुराना दर्द। आरजेडी और समाजवादी पार्टी के रुख ने यूपीए सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। सरकार में कांग्रेस की सहयोगी ममता बनर्जी ने भी इस बिल पर नाराजगी जाहिर कर दी और यह नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि टीएमसी सांसदों ने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक के लिए हुए मतदान में हिस्सा तक नहीं लिया। तब ममता बनर्जी की मांग थी कि महिला आरक्षण विधेयक में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए। यानी आरजेडी, सपा और ममता बनर्जी की पार्टी ये सब कमोबेश एक पेज पर थे कि भैया महिला आरक्षण लाना है तो लाओ, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को अलग से उसमें प्रावधान दो। 2010 में टीएमसी के 19 सांसद हुआ करते थे, इसलिए यूपीए सरकार लोकसभा में इस बिल को लाने का रिस्क नहीं ले सकी। और अगर मैं आपको यूपीए सरकार महिला आरक्षण बिल लोकसभा में क्यों नहीं ला पाई, इसको उस वक्त के आंकड़ों के हिसाब से समझाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये लोग जो आज महिला आरक्षण बिल आए बिना उसका क्रेडिट ले रहे हैं, वो सरकार बचाने पर कितना फोकस कर रहे थे। अगर आप देखेंगे कि यूपीए प्लस जो सपोर्ट उनके पास था, वो मिलाकर उनके पास आंकड़ा बैठता था 320 सांसद था, 320 सांसद। और इसमें जो सहयोगी सांसद थे, वो सहयोगी सांसद किस किस पार्टी के कितने थे? अगर आप इसको देखेंगे, समाजवादी पार्टी के उस वक्त लोकसभा में 21 सांसद थे। इसी तरह से अगर आप आरजेडी को देखेंगे, उनके 4 सांसद और बीएसपी के 21 सांसद। यानी अगर सबको आप मिला दीजिए तो यह कुल बैठता है 46 सांसद का मामला। और अगर इन 46 सांसदों को आप इस 320 में से घटा दीजिए तो मामला बैठेगा 274 का, और जो हाफवे मार्क होता है वो होता है 272 पर, यानी इसमें +2 करते 274 आता। और इस तरह के बिल को पास कराने के लिए 2/3 सांसदों की जरूरत पड़ती है। इसमें टीएमसी के 19 सांसद तो जोड़े ही नहीं। अगर टीएमसी भी नाराज हो जाती तो मामला ही खत्म था, सरकार ही गिर जाती। राज्यसभा में 9 मार्च को बिल पास होने के बाद 10 मार्च को लालू और मुलायम मनमोहन सिंह से मिले और फिर कभी महिला आरक्षण बिल लोकसभा में आया ही नहीं उस मीटिंग के बाद। अब लालू जी और मुलायम जी ने जो भी कहा हो, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार उसके बाद हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो महिला आरक्षण बिल लाए। और आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स देखकर कि भाई महिला आरक्षण बिल आ सकता है, तुरंत गिनाने लगी कि हमने तो महिलाओं के लिए ये किया, हमने महिलाओं के लिए वो किया, कि कहीं महिलाओं का समर्थन ज्यादा नरेंद्र मोदी को ना मिल जाए। उनका डर भी वाजिब है, वो भी अभी आपको बताता हूं कि वो क्यों घबरा गए। महिला आरक्षण बिल अगर पास होता है तो इसका मतलब क्या होगा, यह भी समझिए। इसका मतलब यह होगा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। पार्टियों पर भी बाध्यता हो जाएगी कि वो महिलाओं को टिकट दें, क्योंकि भाई सीट ही महिला के लिए रिजर्व है।
तो भाई महिला कैंडिडेट ही ना उतारिएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। G20 की अध्यक्षता के बीच दुनिया भर में भारत से बहुत बड़ा मैसेज भी जाएगा कि महिलाओं को आगे लाने के लिए कितना जरूरी है। अगर महिला आरक्षण बिल लाया गया और वो पास हुआ तो उसका असर अब नंबर्स के जरिए भी आपको समझाता है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि महिलाएं अगर आप देखेंगे लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं? लोकसभा में 78 महिला सांसद, यानी 15% से कम, 15% से भी कम महिलाएं इस वक्त लोकसभा में सांसद हैं। राज्यसभा में यह आंकड़ा कितना है महिला सांसदों का? 24 सांसद, जो कि करीब करीब 14% बैठता है। करीब 14% महिलाएं राज्यसभा में। राज्यों में महिला विधायक अगर आप देखिएगा तो 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर महिला विधायक 10% से कम है। 10% से भी कम महिला विधायक। बिल पास होने के बाद क्या होगा कि हर जगह, अगर आप लोकसभा हैं तो भी और विधानसभा हैं तो भी 33% सीट आरक्षित हो जाएगी कि इतनी तो महिलाएं आएंगी ही आएंगी चुनकर। अब इसका सियासी असर क्या होगा भाई, वो भी तो आपको देखना होगा। क्यों कांग्रेस पार्टी इतना हड़बड़ा गई कि नहीं हम महिलाओं के लिए सब कुछ करते हैं, हम महिलाओं के लिए सब कुछ करते हैं, वो आपको समझना है। तो आपको एक और कैलकुलेशन समझना होगा कि भाई क्यों इतनी ज्यादा हड़बड़ मच गई। देश में कुल महिला वोटर कितनी है? देश में कुल महिला वोटर जो हैं वो 48% के करीब। और 2019 का अगर आप देखेंगे, 2009 का चुनाव देखेंगे, 2009 में क्या हुआ था। ये जो महिला वोटर हैं इन्होंने किसको वोट दिया? इन महिला वोटर्स में से बीजेपी को 21% महिलाओं ने वोट दिया और कांग्रेस को 29% महिलाओं ने वोट दिया, 29%। अब यहां से आपको खेल समझ में आएगा कि क्यों कांग्रेस पार्टी हड़बड़ा गई कि महिलाएं जो हैं वो और नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ ना चले जाएं। जब 2014 का चुनाव आया तो जो महिला वोटर थे, जो बीजेपी को 21% वोट कर रही थी, वो बढ़कर 28% हो गई। और जो महिलाएं कांग्रेस को वोट करती थी वो 29% से घटकर 19% हो गई। अब आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी का इंपैक्ट महिला वोटर पर सीधा 7% का जंप है और इधर 10% का नुकसान है। फिर आया 2019 का चुनाव। अब आप देखिए महिलाएं किसके लिए ज्यादा सोच रही थी। बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर महिलाओं का 36% महिलाओं ने सीधा नरेंद्र मोदी के लिए वोट कर दिया। कहां 21% पे थे और कहां 36% पे पहुंच गए। और कांग्रेस जो है वो वहीं 20% पर अटकी रहे। अब कांग्रेस की चिंता यह है कि अगर महिला आरक्षण बिल आ गया और ये 36% से उठकर 50% के करीब चला गया तो फिर हम क्या करेंगे, कहां से लाएंगे वोट। महिला वोटर्स ने पीएम मोदी पर भरोसा इसलिए जताया क्योंकि वो लगातार महिला वोटर्स के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। जैसे हाल का ही बताओ, सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया, गरीब महिलाओं के लिए सिलेंडर 400 रुपए सस्ता किया। उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए कनेक्शन देने का ऐलान हो चुका है। उज्ज्वला योजना की वजह से महिलाओं को चूल्हे पर अब खाना नहीं बनाना पड़ रहा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाली 55% महिलाओं ने माना कि सांस में जो बीमारियां हो रही थी वो अब कम हो गई। इतना ही नहीं, जनधन योजना में खाते खोले गए, उसमें से 56% महिलाओं के बैंक के खाते जिनको कोरोना काल में डायरेक्ट पैसा पहुंचा था। साल 2014 से हायर एजुकेशन में महिलाओं का एनरोलमेंट 28% बढ़ गया। पीएम आवास योजना के तहत जो घर बन रहे हैं उसमें से 69% घर महिलाओं के नाम पर। तो नरेंद्र मोदी चूंकि महिलाओं की तकलीफ समझ रहे हैं, अभी तो इसमें शौचालय जो बने हैं वो जोड़ा ही नहीं, जिसे नरेंद्र मोदी इज्जत घर कहते हैं। तो स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए चूल्हा दिया, मतलब सिलेंडर दिया, इज्जत देने के लिए इज्जत घर यानी शौचालय मिला, अकाउंट में डायरेक्ट पैसा देने के लिए अकाउंट खुल गया, और साथ ही राशन जो है वो मुफ्त में पहुंच रहा। महिलाएं जो है वो किसके लिए वोट करेंगी आप अंदाजा लगा लीजिए। और महिला आरक्षण हो गया तो फिर तो क्या ही है।